Hello students, today we study about the biodiversity in India. In the previous lecture we have studied the biodiversity in the world. Although the India has only 2.4% of the world's land area, its share of the global species diversity is an impressive 8.1%. यद्यपि भारत में टोटल वर्ल्ड का लैंड एरिया वो केवल 2.4% है, तथापि यहाँ जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसका 8.1% स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है. That is what makes our country one of the 12 mega diversity countries of the world. और यही कारण है कि भारत 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है. यहाँ लगभग 45,000 species of plants and twice as many of animal species have been recorded from India. भारत में लगभग 45,000 स्पीसीज पौधों की और इससे डबल लगभग 90,000 स्पीसीज एनिमल्स की रिकॉर्ड की गई है. How many living species are actually there waiting to be discovered and named? और यहाँ कुल कितनी लिविंग स्पीसीज अभी भी अपने खोज होने का इंतज़ार कर रही है या उनका इस दुनिया में एक साइंटिफिक नाम दिया जाना है. If we accept May's global estimate और अगर हम रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेट लें तो अभी तक only 22 species of the total species have been recorded so far. कि अभी तक केवल 22% स्पीसीज की ही खोज हुई है. And applying this proportion to India diversity figure, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered. और अगर हम रॉबर्ट मे के ग्लोबल एस्टिमेट को लागू करें जिसके अनुसार अभी तक केवल 22% स्पीसीज ही डिस्कवर्ड हुई है, तो भारत में लगभग 1 लाख स्पीसीज प्लांट की और 3 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल अभी भी डिस्कवर्ड होनी बाकी है. यानी कि 1 लाख प्लांट स्पीसीज और 3 लाख एनिमल स्पीसीज आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड इन इंडिया. भारत में ये अपनी खोज का इंतज़ार कर रही है. वुड वी एवर बी एबल to complete the inventory of the biological wealth of our country? क्या कभी हम अपनी जैविक संपदा का
पूरी तरह से खोज कर सकेंगे। कंसिडर द immense trained manpower and time required to complete the job. The situation appears more hopeless when we realize that a large fraction of these species faces the threat of becoming extinct even before we discovered them. और जो हमारे पास ट्रेंड मैन पावर है और जितना हमारे पास टाइम है जिस के दौरान वो खोज कर रहे हैं, तो वो इस जॉब के लिए क्या सफिशिएंट है? द सिचुएशन अपीयर्स, और ऐसी परिस्थितियां अपीयर होती हैं कि बहुत सी स्पीसीज हमारी खोज करने से पहले ही वो एक्सटिंक्ट हो चुकी होंगी, क्योंकि इनमें से एक बहुत बड़ा भाग वो एक्सटिंक्ट होने का खतरा ले रही है, उनको विलुप्त होने के कगार पर है। तो नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग even before we cataloged the titles of all the books। अर्थात नेचर की जो जैविक पुस्तकालय है, जैविक बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है, उसमें उनके टाइटल कैटलॉग करने से पहले ही वो खत्म हुए जा रहे हैं। बर्निंग, वो बुक नष्ट हो रही हैं, जल रही हैं, जिनके शीर्षक हम इस लाइब्रेरी में एनलिस्ट करते हैं। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न क्या है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम इसकी दो तरह से स्टडी करते हैं, एक लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स और दूसरा स्पीसीज एरिया रिचनेस। अब लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स is not uniform throughout the world. It shows a rather uneven distribution। यानी कि इस पृथ्वी पर प्लांट्स और एनिमल की जो डाइवर्सिटी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो असमान रूप से वितरित है। For many group of animals or plants, there are interesting patterns in the diversity। और बहुत से एनिमल्स के ग्रुप या प्लांट्स के ग्रुप इस डाइवर्सिटी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न शो करते हैं। द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन द डाइवर्सिटी। In general, species diversity decreases as we move away from the equator or towards the pole। और सामान्यतः ये स्पीसीज डाइवर्सिटी
जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो ये बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है, with very few exceptions. ट्रॉपिक्स यानी कि लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ, यानी कि इसके बहुत कम एक्सेप्शन हैं कि अगर हम 23.5 अक्षांश नॉर्थ और 23.5 अक्षांश साउथ में देखें तो यहाँ ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं दैन टेम्परेट और पोलर एरियाज। टेम्परेट एरिया की अपेक्षा या फिर पोलर एरिया की अपेक्षा। कोलंबिया located near equator has nearly 1400 species of birds, while New York at 41° north has 105 species, and Greenland at 71° north has only 56 species. अगर हम कोलंबिया को देखें जो कि इक्वेटर के नज़दीक है तो वहाँ बर्ड्स की 1400 स्पीसीज पाई जाती है, जबकि न्यूयॉर्क जो कि इक्वेटर से 41° नॉर्थ साइड पर है वहाँ केवल 105 स्पीसीज पाई जाती है, और ग्रीनलैंड जो कि इक्वेटर से 71° नॉर्थ साइड में है वहाँ पर केवल 56 स्पीसीज पाई जाती है। अर्थात अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ चल रहे हैं तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ बर्ड्स स्पीसीज वो लगातार कम होती जा रही है। इंडिया with much of its land area in tropical latitude has more than 1200 species of birds, और भारत जिसका ज़्यादातर लैंड एरिया वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है, यहाँ भी बर्ड्स की 1200 स्पीसीज पाई जाती है। ए फॉरेस्ट in tropical region like the equator has 10 times as many species of vascular plant as forest of equal area in temperate regions like the Midwest of the USA। और ट्रॉपिकल रीजन में जैसे इक्वाडोर में लगभग मिड वेस्ट ऑफ अमेरिका जो कि टेम्परेट रीजन में पड़ता है उसकी अपेक्षा यहाँ 10 गुना ज़्यादा वैस्कुलर प्लांट पाए जाते हैं। अर्थात टेम्परेट रीजन में वैस्कुलर प्लांट की संख्या ट्रॉपिकल रीजन से 10 गुना कम है। द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका has the greatest biodiversity on earth, and it is home to more than 40,000 species of plants, 3,000 species of fishes, 1,300 of birds, 427 of mammals, and 400
27 of amphibians, 378 of reptiles, and more than 1,25,000 species of invertebrates. यानी कि अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका में पड़ता है, वहाँ इस पृथ्वी की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। वहाँ 40,000 स्पीसीज प्लांट की है, 3,000 स्पीसीज फिशेज की है और 1,300 स्पीसीज बर्ड्स की, 427 स्पीसीज मैमल की है, 427 स्पीसीज एम्फीबियंस की हैं, 378 स्पीसीज रेप्टाइल की हैं और 1,25,000 इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज पाई जाती है। Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named. और वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि इस अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में लगभग 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज अभी भी खोज होनी बाकी है, यानी कि वो अपनी खोज होने की इंतज़ार कर रही है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, अब ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसा ट्रॉपिकल एरियाज में क्या है कि वहाँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा क्यों है? What is so special about tropics that might account for their greater tropical diversity? Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important ones are, तो जो भी इकोलॉजिस्ट हैं या इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसको समझाने के लिए 3 हाइपोथेसिस दी हैं, जिसमें पहली हाइपोथेसिस के अनुसार स्पेसिएशन इज जनरली ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड अनलाइक द टेम्परेट वंस subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. तो सबसे पहले तो कि जो इवोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी फॉर्मेशन है, स्पेसिएशन है, वो एक टाइम कंज्यूमिंग कार्य है। जो ट्रॉपिकल रीजन है वो टेम्परेट रीजन की अपेक्षा कम डिस्टर्बेंस रहा, क्योंकि टेम्परेट रीजन में प्राय ग्लेशिएशंस होती रहती थी और इस वजह से वहाँ कम चांस मिले स्पीसीज को मॉडिफाई इवोल्व होने में। और ट्रॉपिकल रीजन क्योंकि ज़्यादातर कांस्टेंट रहा, तो उसे ज़्यादा समय मिला कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इवोल्व हो सके। दूसरा, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल। जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है वो टेम्परेट की तरह नहीं, क्योंकि कम सीजनल है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। यहाँ का एनवायरनमेंट ज़्यादा कांस्टेंट है
और प्रिडिक्टेबल भी है। सच कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट्स promote niche specialization and lead to the greater diversity। और इस तरह से ट्रॉपिकल रीजन में जब एनवायरनमेंट ज़्यादा कांस्टेंट रहा तो वहाँ निची स्पेशलाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा मिला, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी उत्पन्न हुई। देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, और ट्रॉपिकल रीजन में सोलर एनर्जी भी ज़्यादा है, यानी कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़्यादा कंडीशन प्राप्त होती हैं और वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो एनिमल स्पीसीज़ को ज़्यादा समय मिलेगा वहाँ डेवलप होने के लिए। कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी, यानी कि अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो वहाँ एनिमल स्पीसीज़ को इवोल्व होने में ज़्यादा परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं, ज़्यादा कंडीशन अवेलेबल हो जाती हैं। ओके।